तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को डिस्कस कर लिया था और वो मैंने के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा और एल बीटा का ऑर्डर आपको समझा दिया था, है ना। एक बार मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहले पीक किसकी आएगी, क्या आएगी, कैसे करना था। तो ऐसा समझो कि बेसिकली जो हमारा ट्रांजिशन होता है वो होने की पॉसिबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, के अल्फा या के बीटा। के अल्फा के ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, के बीटा के कंपैरिजन, राइट। और एक ट्रांजिशन की एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, के अल्फा की या के बीटा की। एक ट्रांजिशन की एनर्जी के बीटा की ज़्यादा होती है। बट ट्रांजिशन की अगर हम टोटल एनर्जी देखें कि कौन से ट्रांजिशन की टोटल एनर्जी ज़्यादा होगी, तो लॉजिकली सोचो के अल्फा हो रहा है 50 में से 40 टाइम्स या 50 में से 45 टाइम्स, जितने भी टाइम आप लो, और के बीटा हो रहा है सिर्फ 10 बार। तो एक बार की एनर्जी ज़्यादा है लेकिन वो हो कितनी बार है, सिर्फ 10 बार। इसके एक बार की एनर्जी कम है लेकिन हो कितनी बार है, 40 टाइम्स। तो इसकी टोटल एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, के अल्फा की या के बीटा की। जाहिर सी बात है के अल्फा की टोटल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जो ग्राफ में बड़ी पीक नजर आएगी वो किसकी होगी, के अल्फा या के बीटा, के अल्फा की। बट जब हम एक्स एक्सिस पे हमने लैम्डा लिया हुआ है तो लैम्डा किसका सबसे कम होगा, तो लॉजिकली सोचो लैम्डा उसका कम होगा जिसके एक ट्रांजिशन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। एक ट्रांजिशन की एनर्जी किसकी ज़्यादा थी, के अल्फा या के बीटा की। तो एक फोटोन का एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो के बीटा में होता था उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगा वो स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद कौन आएगा, अल्फा का आएगा। इसी तरह से एल में भी यही ऑर्डर चलेगा। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं जो आईआईटी वाईआईटी के क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके ऊपर, वो क्या थे। जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज था उसमें हमने ऐसे ग्राफ बनाया था अभी, इस तरह से। एक ये ग्राफ है और दूसरा ग्राफ भी यहीं से स्टार्ट हुआ, इस तरह से। ये अपना हो गया फर्स्ट ग्राफ, ये हो गया सेकंड ग्राफ। तो फर्स्ट ग्राफ के करस्पॉन्डिंग हमने मान लिया कि एटॉमिक नंबर हो गया Z1, Z2 और इनके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल्स हैं दैट इज V1 एंड V2। एंड V1 V2 क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल। और Z1 Z2 क्या है, एटॉमिक नंबर, जाहिर सी बात है। क्लियर है। अच्छा, थोड़ा सा एक पॉइंट रह गया था वो और मैं समझा देता हूँ कि बेसिकली इनको कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज क्यों बोलते हैं, बनती कैसे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो हमें क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन आता है, हाईली मूविंग इलेक्ट्रॉन जिन्हें कैथोड रेज बोलते हैं, वो एक नॉकआउट करके इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन वैकेंसी को ग्रैब करता है, कैप्चर करता है, उसके वजह से हमारा एक फोटोन रिलीज होता है। उन एनर्जी के डिफरेंस को उस फोटोन को ही हमने बोला कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। बट कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों नाम दिया, कि उसका लॉजिक में बताता हूँ। बेसिकली अलग अलग जब हम टारगेट मटेरियल लेते हैं ना, तो अलग अलग टारगेट मटेरियल लेने पर हर टारगेट मटेरियल में इसी तरह का ग्राफ आता है। किस तरह का, इंटेंसिटी और लैम्डा का ग्राफ प्लॉट करोगे इस तरह का ही ग्राफ आता है। आप कोई भी मटेरियल लो, जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कुछ ना कुछ इसी फॉर्मेट का आएगा। बट हमने देखा कि जब हम मटेरियल चेंज करते हैं, मटेरियल को चेंज करने पर ये जो पीक्स, अगर हम मान लो ये टंगस्टन लिया, दूसरा कुछ निकल लिया, कुछ भी लिया, तो ये पीक हर किसी में आएंगे। पर हर किसी में जो पीक्स आने की जगह है वो अलग अलग है। मतलब अगर हम किसी भी मटेरियल को, जो टारगेट मटेरियल था ना हमारा, उस टारगेट मटेरियल को चेंज करते हैं तो और दूसरे टारगेट मटेरियल के लिए भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही आता है। बस उसमें एक चेंज आता है कि किसी में पीक इस जगह पे आ रहे हैं तो किसी में पीक यहाँ आएंगे, किसी के यहाँ आएंगे, कहीं आएंगे, शिफ्टेड नजर आएंगे। क्लियर है। इसीलिए ये एक यूनिक प्रॉपर्टी होगी कि इस ग्राफ को देख लिया, मैंने बोला टंगस्टन तो आप
आपको समझ में आना चाहिए अच्छा इसका पीक यहाँ, मैं दूसरा कोई मटेरियल लूंगा तो उस मटेरियल के करस्पॉन्डिंग जो पीक आएंगे ये कहीं और नजर आएंगे। मतलब किसी भी दो मटेरियल के लिए सेम जगह पर पीक नहीं आए, मतलब ये क्या हो गई, मटेरियल की एक यूनिक प्रॉपर्टी हो गई, जिसकी वजह से हमने बोला कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है कि ये पर्टिकुलर मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा कि अगर ये पीक है तो ये मटेरियल है, ये पीक है तो ये मटेरियल, इसलिए इसे हमने क्या नाम दे दिया कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज नाम दे दिया। क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ से हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए, एक पॉइंट निकल के आया कंटिन्यूस एक्सरेज से और दूसरा पॉइंट निकल के आया कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज से। ध्यान सुनना, कंटिन्यूस एक्सरेज में अगर हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 12400 अपॉन वी, और वी किसमें था, इन वोल्ट, और आंसर था एंगस्ट्रॉम। इस फॉर्मूले को देखकर आप मुझे एक बात बताओ, जो कट ऑफ वेवलेंथ है, आप स्टार मार करके नोट करना टॉप पे ये पॉइंट, कि जो कट ऑफ वेवलेंथ है वो कट ऑफ वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है, टारगेट मटेरियल पर या अप्लाइड वोल्टेज पर। खुद फील करो, जो कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला है वो कट ऑफ वेवलेंथ के फॉर्मूले में कहीं भी एटॉमिक नंबर से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कट ऑफ वेवलेंथ की बात करेंगे तो कट ऑफ वेवलेंथ सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड करेगी, इसका टारगेट के एटॉमिक नंबर से कोई लेना देना नहीं है। आप स्टार मार करके पॉइंट नोट करो, कट ऑफ वेवलेंथ डिपेंड एट ओनली applied voltage, it does not depend at the atomic number of target material। क्लियर, ओके। और जो हमारी जो ये वाली पीक्स हैं ये किस पर डिपेंड करती हैं, क्या ये टारगेट मटेरियल पर डिपेंड करती हैं, यस। ये पीक कहाँ आएंगी ये किस बात पर डिपेंड करेगी, टारगेट मटेरियल कौन सा है। हाँ, ये ऐसा कोई फिक्स नहीं कि सर कम एटॉमिक नंबर का टारगेट मटेरियल की पीक पहले आ जाएगी, क्या ऐसा कोई फिक्स नहीं, बट आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो पीक्स की जगह होती है कि कहाँ पर आएंगी ये टारगेट मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तभी तो उसे नाम दिया कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ठीक है, बट तो कंटिन्यूस एक्सरेज में कट ऑफ वेवलेंथ सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, अप्लाइड वोल्टेज पे, इसका एटॉमिक नंबर से कोई लेना देना नहीं। क्लियर, तो आप ये चीज नोट कर लो, फिर इस आईआईटी के क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख के आप खुद से एनालिसिस करो और आपको कमेंट क्या करना है, आपको कमेंट करना है कि Z1 और Z2 में क्या रिलेशन है और V1 और V2 में क्या रिलेशन है, ये आपको बताना। तो चलो डिस्कस करते हैं। अच्छा, दोनों में एक बात नज़र आ रही है कि दोनों के लिए लैम्डा मिनिमम कैसा है, सेम। अगर लैम्डा मिनिमम सेम है इसका मतलब पोटेंशियल तो पक्का इक्वल है, इसमें तो कोई सोचने नहीं है। लैम्डा मिनिमम सिर्फ किसको देखना है, अगर लैम्डा मिनिमम सेम है इसका मतलब जो अप्लाइड वोल्टेज थे वो सेम थे। अगर लैम्डा मिनिमम अलग अलग होते, इसका मान लो लैम्डा मिनिमम, जिसका लैम्डा मिनिमम कम होगा, मतलब जो ग्राफ ओरिजिन के पास, जिसका पॉइंट ओरिजिन के पास होगा उसका वोल्टेज क्या रहा होगा, ज़्यादा, क्योंकि लैम्डा मिनिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b। जिसका लैम्डा मिनिमम ज़्यादा है उसका वोल्टेज कम रहा होगा, बट जिसका लैम्डा मिनिमम कम है, कम लैम्डा मिनिमम, देखो लैम्डा मिनिमम तो नाम दिया है कि सबसे कम वेवलेंथ है। इस ग्राफ में मैं आपसे बोलूं सिंपल सी बात, ज्यादा ही खतरनाक बन गया ऐसे, और दूसरा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है ऐसे। ये फर्स्ट लैम्डा मिनिमम 1 है और ये लैम्डा मिनिमम 2 है। इनमें रिलेशन बताना हो तो आप इनके हिसाब से क्या वोल्टेज पे कमेंट कर सकते हो। मैं आपसे बोलूँ इसके लिए जो वोल्टेज है पहले के लिए V1 है और इसके लिए जो वोल्टेज है वो V2 है, तो V1 V2 को कमेंट करो तो आप क्या देखोगे कि भाई इसका लैम्डा मिनिमम कम है तो इसका अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा रहा होगा, सिंपल। क्लियर है, ओके। यहाँ पर दोनों का लैम्डा मिनिमम कैसा था, सेम, तो अप्लाइड वोल्टेज भी कैसा रहा होगा, सेम। अब देखते हैं एटॉमिक नंबर पर। अब आपके मन में आ रहा है सर एटॉमिक नंबर से पीक कैसे पता करेंगे, उसको ध्यान समझना, पता चल सकता है। हमने एक बात समझ में आती है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है hc/लैम्डा। मतलब लैम्डा अगर ज़्यादा है या लैम्डा है समझो कि कम है, इट इम्प्लाइज दैट एनर्जी इज मोर, ऐसे बोल सकते हैं। और एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, -13.6 Z²/n²।
है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो यहाँ से मुझे एक बात समझ में आती है कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर, मतलब E ज़्यादा है, इट इम्प्लाइज दैट Z भी ज़्यादा है। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि पीक आने का ऑर्डर कैसा होगा। ध्यान समझना, जिसके लिए वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब उसका एटॉमिक नंबर बड़ा होगा। तो लॉजिकली सोचो किनके पीक पहले आ रहे हैं, क्या जो सेकंड वाले हैं उनके पीक यहाँ आ रहे हैं, और जो फर्स्ट वाला है उसका पीक यहाँ आ रहा है। तो किसका लैम्डा कम है? क्या सेकंड वाले का लैम्डा कम है, और सेकंड वाले का अगर लैम्डा कम है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है, मतलब उसका Z भी ज़्यादा रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि Z2 इज ग्रेटर देन Z1। सिंपल, क्लियर है? एटॉमिक देखो, V1 V2 को कमेंट करने के लिए क्या सिर्फ देखना है, लैम्डा मिनिमम देखना है, और एटॉमिक नंबर पर कमेंट करना तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट देखोगे, ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। क्लियर कि किसका पीक पहले आया। तो हमें समझे इसका पीक पहले आया, इसके करस्पॉन्डिंग हमने लैम्डा देखा, इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा ये है, इस पीक के करस्पॉन्डिंग लैम्डा ये है। तो इस पीक के करस्पॉन्डिंग लैम्डा कम है, जिसके पीक के करस्पॉन्डिंग लैम्डा कम होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसका Z ज़्यादा रहा होगा। सिंपल, क्लियर है? तो स्क्रीन स्टॉप करके नोट करो। फिर चलते हैं अगला और लास्ट लॉ इस चैप्टर का, मॉसलेज लॉ। केमिस्ट्री में ऑल्दो पढ़ा होगा आपने। तो मॉसलेज लॉ क्या है, ध्यान समझें कि बेसिकली इन्होंने क्या किया कि जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था ना अपना एक्सरेज का, उसी से कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकाल के ग्राफ प्लॉट कर दिया, और उस लॉ को क्या बोल दिया गया, मॉसलेज लॉ। इंपॉर्टेंट लॉ, क्वेश्चन आते हैं, ध्यान समझिए क्या किया इन्होंने। वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, या फिर लिखना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज can be obtained by modified Rydberg's formula. 1 by lambda is equal to R Z minus sigma square 1 upon n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ये क्या चीज आ गई? आपका पहले रिडबर्ग फॉर्मूला पढ़ा था हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करने का, क्या था, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू Z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। कि जब इलेक्ट्रॉन किसी n2 ऑर्बिट से n1 में जंप करता था तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते थे 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R, ये Z सिग्मा की जगह पर होता है सिर्फ Z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। बट वहाँ पर ध्यान देने लायक बात ये भी है कि वहाँ पर वो फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल था, हाइड्रोजन के लिए या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, बट यहाँ पर तो टंगस्टन या कोई भी हो सकता है। तो उस केस में Z ना लेके हम Z इफेक्टिव लिखना पड़ेगा अपने को। ठीक, अब ये सिग्मा क्या है, ये सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको केमिस्ट्री में मैं समझाया गया होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या चीज होती है ना। खैर मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है और कैसे उसको वैल्यू को रखना है अपने को। हमारे लिए एक ही टाइप का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन वाला। खैर मैं समझाता हूँ, आप पहले समझो कि ये फॉर्मूले में चेंज क्यों आया। फॉर्मूले में चेंज इसलिए आया क्योंकि बेसिकली जो अभी तक हमने फॉर्मूला पढ़ा था रिडबर्ग वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बोर मॉडल में बेस्ड था। बोर मॉडल के लिए क्या था, हाइड्रोजन लाइक एटम या हाइड्रोजन एटम जिसमें ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, उसी के लिए वैलिड था।
बट अभी हम जो टारगेट मटेरियल ले रहे हैं उसका तो एटॉमिक नंबर कैसा है, बहुत ज़्यादा है। और अगर बहुत ज़्यादा है तो उन सारे केसेस से वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। जहाँ पर z लेते थे वहाँ z ना लेके z माइनस सिग्मा लेंगे, और सिग्मा कहाँ से आएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट से, बाकी सब एज इट इज सेम रहेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है ये मैं पूरा मॉसलेज लॉ क्लियर करने के बाद समझा दूंगा, तो थोड़ा फील आ जाएगी, फिर क्वेश्चन करा दूंगा तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम मॉसलेज लॉ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये सिग्मा कैसे कैलकुलेट करते हैं और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है वो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ओके। तो बेसिकली आप ये नोट कर लो, मैं इसको हटा देता हूँ। तो 1/λ इज इक्वल टू आर जेड माइनस सिग्मा स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये आ गया। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है c/λ, तो हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आर सी जेड माइनस सिग्मा का स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हमने दोनों साइड क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा इंटू अंडर रूट ऑफ आर सी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इस चीज को हमने नाम दे दिया एक कांस्टेंट, जिसे डिनोट कर दिया ए से, ए जेड माइनस सिग्मा। बेसिकली ये मॉसलेज लॉ है। इस लॉ से, इस रिलेशन से हम ये बोल सकते हैं, अब ये कैसे क्या हुआ, ये कैसे कर दिया, क्या कर दिया वो समझा दो। अच्छा, ए का वैल्यू क्या है, ए इज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर ट्रांजिशन। एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन क्यों, क्योंकि अगर n1 n2 चेंज कर दो तो ए का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं के अल्फा के लिए, ध्यान समझना, के अल्फा के लिए ए का वैल्यू बताओ, तो आपको पता है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको लॉजिक। के अल्फा कब मिलता था, जब 2 से 1 में आता है। जब 2 से 1 में आता है तो n1 का वैल्यू कितना हो गया 1, और n2 का वैल्यू कितना हो गया 2, तो आप यहाँ क्या रखोगे 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। तो सोचो मैं आपसे बोलूं कि भैया के अल्फा के लिए ए का वैल्यू क्या होगा, तो आपका आंसर होगा अंडर रूट ऑफ 3rc/4। समझ आ रहा है। और हर एक ट्रांजिशन के लिए ये सिग्मा का वैल्यू भी अलग होता है, वो अभी हम समझेंगे। तो इसी तरह से अगर मैंने आपसे बोला कि भैया आपका के अल्फा ट्रांजिशन हो रहा है, के अल्फा एक्सरे की वेवलेंथ निकालो, ध्यान सुनना, के अल्फा एक्सरेज की वेवलेंथ निकालो, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए अच्छा कि के अल्फा के लिए ए का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा अपने को 1, यहाँ पर रखना पड़ेगा 2, तो 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। तो के अल्फा के लिए ए का वैल्यू हो गया अंडर रूट 3rc/4। और के अल्फा के हिसाब से या के बीटा के हिसाब से ये सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट चेंज होता है, तो वो भी आपको प्रॉपर रखना पड़ेगा। स्क्रीन इफेक्ट के लिए सिग्मा कैसे चेंज होता है वो मैं अभी आपको लास्ट में समझा दूंगा। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलो, तो अब इस ग्राफ को, इस चीज को जो हमने देखा कि अगर हम फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर इन दो के बीच में रिलेशन देखें, सोचो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, a इंटू जेड माइनस a इंटू सिग्मा। a इंटू सिग्मा फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन विल बी अ कांस्टेंट। ठीक है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू mx माइनस सी टाइप। a इंटू जेड कर दोगे माइनस a इंटू सिग्मा विच इज अनदर कांस्टेंट, तो हम क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू a जेड मतलब mx माइनस सी। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद अ पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, किसका, फ्रीक्वेंसी का नहीं, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एंड जेड का, तो कैसा ग्राफ आएगा, पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट। ये कुछ ऐसे जाके कहीं नेगेटिव में इंटरसेप्ट करेगा। तो ये ग्राफ किसके लिए बना दिया हमने, कि अल्फा के लिए। बस इन्होंने इस प्रैक्टिकल ग्राफ को ही बना के दिखाया था, यही मॉसलेज लॉ है। ये आपका क्या आ गया, ये आपका मॉसलेज लॉ आ गया।
क्लियर है? तो आप ये नोट करो। अब हम चलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट पर। अब हम समझेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है ना। तो बेसिकली आप ऐसा समझो, ये अपना न्यूक्लियस हो गया, इसमें Ze इस तरह का पॉजिटिव चार्ज, ये अपना के शेल, ये एम शेल, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अब के अल्फा ट्रांजिशन का होता है, देखो मैं आपको क्या निकालना सिखा रहा हूँ, डिफरेंट ट्रांजिशन के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट जो सिग्मा होता है उसका वैल्यू क्या होता है। मैं के अल्फा के लिए निकाल के बता रहा हूँ, के बीटा आपको सोच के बताना है। के अल्फा ट्रांजिशन कब होता है? जब यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट होती है। जब वैकेंसी क्रिएट होती है तो ये अपना के शेल हो गया, एल शेल हो गया। जब एल शेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करता है तो उसके जंप होने से जो फोटोन मिलता है उसे आपने के अल्फा बोला। सोचो ये जो इलेक्ट्रॉन है एल शेल का, जब ये वैकेंसी को फिल करने के लिए आ रहा है तो इसे कितने प्रोटॉन का अट्रैक्शन मिल रहा है? जेड प्रोटॉन्स का। और रिपल्सन कितने इलेक्ट्रॉन से मिल रहा है? एक इलेक्ट्रॉन से। इनका नहीं, ये यहां आना चाह रहा है ना, तो कितना, कौन से इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे? ये वाला इलेक्ट्रॉन रिपल करेगा इसके आने का। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये यहाँ है, तो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन को जो एल शेल से के शेल में वैकेंसी को फुल करने के लिए आ रहा है, उसे अट्रैक्शन कितने का? जेड प्रोटॉन्स का। तो रिपल्सन कितने इलेक्ट्रॉन का? एक इलेक्ट्रॉन का। तो इफेक्टिव अट्रैक्शन कितने का हुआ? Z-1। ठीक है, तो बस इसी तरह से मतलब हम बोल सकते हैं के अल्फा ट्रांजिशन के लिए सिग्मा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। क्लियर है? आपको सोचना है के बीटा के लिए क्या होगा, है ना? बहुत सिंपल है। के बीटा होगा कब? लॉजिकली सोचो, के बीटा होगा जब यहाँ पर वैकेंसी तो के शेल में ही होनी चाहिए, पर ट्रांजिशन कहाँ से होगा? एम शेल से। अब एम शेल, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? 8, यहाँ कितना? 1। तो आप सोच लें, खैर आंसर तो मैंने बता ही दिया 9 का, है ना, वो आप सोच लेना। क्लियर है? तो बस यही स्क्रीनिंग इफेक्ट था और आपको इस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम इसके नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।